हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम महेश वर्णवाल एनसीईआरटी सार संग्रह से भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अक्षांशीय देशांतरी विस्तार और भारत की भौगोलिक स्थिति, भौतिक स्थिति पढ़ रहे थे। आज हम जलवायु और मृदा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जलवायु यानी कि क्लाइमेट किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांशीय अवस्थिति है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्लोब में हमारा देश भारत उत्तरी पूर्वी अक्षांश में अवस्थित है। किसी भी देश की या स्थान की अवस्थिति ही उसकी अक्षांशीय अवस्थिति ही उसकी जलवायु को निर्धारित करती है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, ए एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, एन नियरनेस फ्रॉम सी यानी समुद्र से निकटता, डी डायरेक्शन ऑफ वाइंड यानी कि पवन की दिशा, एफ फॉरेस्ट यानी कि वन, ओ ओशियन करेंट्स यानी कि समुद्री जलधाराएं, आर रेनफॉल यानी कि वर्षा, एम माउंटेन यानी कि पहाड़ पर्वत, एस सॉयल यानी कि मिट्टी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभों के प्रभाव से वर्षा होती है। भारत किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? भारत में शरद ऋतु में वर्षा पंजाब एवं तमिलनाडु राज्य में होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय एंड मेघालय में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न दाब कटिबंधों की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल में, असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में कालिया बैसाखी तथा चाय वर्षा कहा जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। कोपेन ने 1918 में विश्व जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया। जलवायु निर्धारण के आधार: नंबर 1 वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, नंबर 2 वार्षिक एवं मासिक वर्षा, नंबर 3 वनस्पति। कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु के प्रकार और क्षेत्र: लघु शुष्क ऋतुवाची मानसूनी जलवायु, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिम तट विस्तारित है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु तमिलनाडु का कोरोमंडल तक विस्तार है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में विस्तारित है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में विस्तारित है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग से संबंधित है। शुष्क शीत ऋतु गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इससे विस्तारित है। लघु ग्रीष्म या शीत आर्द्र ऋतु अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम क्षेत्र में है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। टुंड्रा तुल्य जलवायु उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या
ITCZ। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। यह वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवती पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां। ये मैप में देख लीजिए। 15 जून को गुजरात तट पर होने वाले मानसून उत्तर भारत को प्रभावित करते हैं। 1 जून को भी गुजरात में और 15 जून को गुजरात में होने वाले उत्तर भारत को प्रभावित करते हैं और 5 जून को प्रभावित करने वाले दक्षिण में वो पूर्वी भारत को प्रभावित करते हैं। तमिलनाडु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम में होने वाले 1 जून को मानसून उत्तर भारत को प्रभावित करते हैं। कॉफ़ी वर्षा चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक में है। आम्र वर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक राज्य में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर तक का है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। भारत में नावेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार पर होता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने नवंबर और दिसंबर है। भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले घटक तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भारत के औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है। फिर से दोबारा सुन लें। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीलीटर होती है? जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर है भारत में। भारत में मानसून के परिस्फोट के लिए पूर्वी जेट प्रभाव को उत्तरदायी माना जाता है। भारत का वर्षा वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है जो निम्नवत है। नंबर 1, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नंबर 2, मध्यम वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय, झारखंड, बिहार, पूर्व मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यून वर्षा क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्व राजस्थान, गुजरात व दक्कन का पठार में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है।
अति अल्प वर्षा के क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशी में धरातल में 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह नाम है। अब जान लेते हैं भारत की मृदाएं। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर। उत्पत्ति यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, रंग यानी उसका रंग कैसा है, संयोजन यानी कि उसमें कौन सी मृदा मिली हुई है, अवस्थिति उसकी स्थिति कैसी है, वो किस क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार हमारे भारत की मृदाओं का वर्गीकरण है। इसमें ये डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में जलोढ़ वाली मृदा, लाल मृदा या पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। चलो इस मृदा को और आगे वन लाइनर फॉर्म में पढ़ते हैं। भारत के मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शब्द है फर्श या फ्लोर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ या कछाड़ी मृदा। रेगुड़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा। रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। मालवा का पठार किस मृदा की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है? काली मृदा के लिए। काली मृदा काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? लेटेराइट मृदा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनउर्वर होती जा रही है? लेटेराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? सबसे कम जल धारण क्षमता बलुई दोमट मृदा में पाई जाती है। पौधों का सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपरदन प्रक्रिया से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट मृदा उपयुक्त है। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका व रेत पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की कमी है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगड़ कहलाती है। अम्लीय मृदा में कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जैव मृदा का रंग नीला होता है। पश्चिम राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जाता है? मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जाता है। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। क्रमांक 1 से 6 पीएच मान वाली मिट्टी अम्लीय मिट्टी होती है या नंबर 2 7
7 pH मान वाली मिट्टी उदासीन होती है। और नंबर 3 से 14 तक pH मान वाली मिट्टी क्षारीय होती है। एक बार फिर से देख लें। 1 से 6 अम्लीय, 1 से 6 pH मान की अम्लीय मिट्टी, 7 pH मान की मिट्टी उदासीन मिट्टी, 8 से 14 pH मान की मिट्टी क्षारीय मिट्टी होती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। अब देख लेते हैं भारत की वनस्पतियाँ। विभिन्न प्रकार के समूहों का वातावरण। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भारत में 2.92% पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन भारत में 13.79% पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन 19.73% पाए जाते हैं। तटीय एवं दलदली वन 0.69% पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 11.67% पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन 2.25% पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.13% पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तीयुक्त पर्वतीय वन 2.69% पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय कर्णधारी वन 2.69% पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन 0.03% पाए जाते हैं। माउंटेन आर्द्र समशीतोष्ण वन 0.69% पाए जाते हैं। हिमालयी समशीतोष्ण वन 4.12% पाए जाते हैं। हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वन 0.64% पाए जाते हैं। उप अल्पायन एवं अल्पायन वन 2.55% पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक विरत क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लें। भारत में सर्वाधिक विरत क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाया जाता है। भारत में सिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक वानिकी प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष खैजरी या खैजड़ी का वृक्ष है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में पारित किया गया। सागौन तथा साल के वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। प्रसिद्ध पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी देवदार वृक्षों के बाहुल्य क्षेत्र है। बांस की लाठी बांस प्रजाति छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक पाई जाती है। बांस में लाठी बांस प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। लंबी जड़ों, नुकीले कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियों वाले वृक्ष सामान्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला विश्व में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। भोजपत्र वृक्ष हिमालयों में पाया जाता है। प्लास के वृक्ष जंगल की आग के भी कही जाती है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन वन पाए जाते हैं। समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई वाले वन देवदार हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल 4,975 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982
भोपाल में की गई थी। भारत में 8 वनस्पति क्षेत्र, पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, असम क्षेत्र, सिंधु का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, दक्कन का क्षेत्र, मालाबार का क्षेत्र, अंडमान क्षेत्र। देख लेते हैं। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र कश्मीर से कुमायूं तक है, जिसमें वनस्पति वितरण इस प्रकार है। शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, जिसमें पेड़ होते हैं देवदार के, चीड़ के, शंकुधारी वृक्ष व चौड़े पत्तों वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। अल्पाइन क्षेत्र इसमें होते हैं, शीतोष्ण से ऊपरी सीमा में होते हैं। इसमें होते हैं श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। नंबर 2, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में, सिक्किम एवं दार्जिलिंग क्षेत्र में वनस्पति किस प्रकार की होती है। शीतोष्ण क्षेत्र में ओक के वृक्ष, जायफल के द्विफल बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेत वाले जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटियों पर, इसमें सदाबहार वन के बीचों बीच घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है, इसमें कटीले फल, वन और झाड़ियाँ मिलती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र, कछारी मैदान, इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीपीय समग्र भूमि, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों को लेकर तरह तरह के जंगली झाड़ियाँ के वन पाए जाते हैं। मालाबार क्षेत्र यानी कि प्रायद्वीपीय तट, घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू आदि। मालाबार क्षेत्र प्रायद्वीपीय तट अंडमान द्वीप में, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय अल्पावधि जंगलों की अधिकता पाई जाती है। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान, स्थापना, क्षेत्र और राज्य। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई थी, जो उत्तराखंड में स्थित है। एडिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 जोधपुर में, जो राजस्थान में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1938 में, जो बेंगलुरु में कर्नाटक में स्थित है। रैन फॉरेस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1928 में जोहारहाट क्षेत्र में, असम राज्य में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988 में कोयम्बटूर में, जो तमिलनाडु में स्थित है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन 1992 में प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमालयी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 शिमला, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एडवांस्ड सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट्री 1997 में, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जबलपुर, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, जो 1993 रांची झारखंड में स्थित है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1992 भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान 1979 तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में की गई थी, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में। गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें।